कल हम लोगों ने कुछ मॉडलिंग टूल्स के बारे में देखा था कि मॉडलिंग टूल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, किस टूल को क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, वो सब कंसेप्ट आप लोगों ने देखा। अगर उसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास कुछ और टूल्स हैं, जैसे स्लाइस, हेलिक्स, शेल। 3 ये मॉडलिंग टूल्स हैं। उसके बाद ये जो एनिमेशन और रेंडर है, ये केवल विजुअलाइजेशन के लिए है, तो इनकी बात बाद में करते हैं। पहले इन 3 टूल्स को देखते हैं, क्योंकि ये तीनों मॉडलिंग से रिलेटेड हैं, जिससे हम 3D मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। अब स्लाइस, आप कुछ भी कट करते हैं, लेट से ब्रेड है, बोल देते हैं ब्रेड का स्लाइस। वो क्या होता है? एक बड़ा ब्रेड होता है, उसको नाइफ से कट किया जाता है, तभी तो वो स्लाइसिस बनते हैं ना। ठीक है, फैक्ट्रीज में मशीनरीज यूज़ हो रही है, बट इन जनरल केस आप वही करते हो ना, कट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइस। वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे आप लोग ऑटोकैड पर आते हैं, हम लोग अपना टेम्पलेट को चूज़ करते हैं। टेम्पलेट चूज़ करने के बाद अपने ग्रिड को ऑफ करते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू से हमें कंप्लीट तीनों एक्सिस दिखाई देती है। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, अब मैंने ये एक बॉक्स बनाया। देखिए, इसकी विजुअल स्टाइल को क्या करें, कंसेप्चुअल कर लेते हैं। ये जैसा एक ऑब्जेक्ट आपके पास है। अब आपने क्या करना है, आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्लाइसिंग करनी है, कट करना है। इसको आप मल्टीपल तरीके से कट कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, सर मुझे ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट्स के अलोंग कट करना है, मुझे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर यानी कि डायगोनली कट करना है, या आपको इन दो लेंथ के अलोंग के मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कट करना है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके लिए स्लाइस कमांड के लिए शॉर्टकट होगा SL, एंटर, स्लाइस। हालांकि जो कमांड लिस्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, बट ज़रूरत नहीं है, SL काम करता है स्लाइस में, SL इज सफिशिएंट। ओके, अब आप स्लाइस में क्या कर रहे हैं, SL एंटर, ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे जिसे स्लाइस करना है, एंटर करेंगे। अब आपको डिफाइन करना है प्लेन। एक्सिस डिफाइन नहीं करनी, एक्सिस 2 पॉइंट से डिफाइन हो जाता है, बट प्लेन डिफाइन करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अब आपको वो 3 पॉइंट्स बताने हैं कौन से हैं। तो आप कर्सर लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने बोला फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, एंटर, स्लाइस हो गया। आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। आप देखें, अगर आप मूव करना चाहें किसी भी एक को, आप मूव कर सकते हैं। दिस इज स्लाइस। बनाने के बाद भी आप स्लाइस कर सकते हैं। SL एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आपने बोला ये मिड पॉइंट, सेकंड बोला आपने ये वाला मिड पॉइंट, थर्ड बोला आपने ये वाला मिड पॉइंट, एंटर, तो उसने स्लाइस कर दिया अलग अलग। दूसरी चीज़, आप यहीं पर एक और चीज़ देखें, इसकी अपनी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन समझने के लिए आप दोबारा से देखो, मैं बॉक्स बना रहा हूँ, BOX एंटर, पहला कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर। पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनेगा ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन का प्लेन है ये, XY प्लेन। उसके बाद मैंने हाइट दिया, तो बेस प्लेन के पैरेलली अगर आप स्लाइस करने की कोशिश करेंगे तो बेस प्लेन के पैरेलल स्लाइस नहीं होगा। लॉजिक समझ आया? जैसे SL एंटर, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें। आप बोले फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ है, थर्ड पॉइंट आपके पास यहाँ है, तो स्लाइसिंग प्लेन डज नॉट इंटरसेक्ट द सेलेक्टेड सॉलिड। तो प्लेन अगर बेस प्लेन के पर आप पैरेलली बताएंगे स्लाइसिंग प्लेन को, तो वो स्लाइस नहीं करेगा। क्लियर? वो बेस प्लेन को स्केचिंग प्लेन मानता है, उसके पैरेलल स्लाइस नहीं करता कभी भी। देखो, अभी तो आपने नीचे से ही बनाया है ना। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से समझो। मान लेते हैं हम यहाँ से आते हैं लेफ़्ट व्यू पर, ठीक है, और उसके बाद मैं आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ। मेरा बेस क्या है? लेफ़्ट। अब अगर मैं कोई बॉक्स बनाता हूँ, देखो पहले साइड बन रहा है ना, लेफ़्ट व्यू, उसके बाद मैंने ये ऐसे एक्सट्रूड किया। अब मेरा बेस प्लेन है ये,
अब इसके पैरेलली मैं स्लाइस करने की कोशिश करूँगा तो होगा नहीं। देखो SL एंटर, सेलेक्ट एंटर, आपने बोला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नहीं हो रहा है। पहले तो हो गया था, अब पहले जहाँ नहीं हो रहा था अब वहाँ हो जाएगा। SL एंटर, सेलेक्ट एंटर, मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंटर, हो गया स्लाइस। तो जो भी बेस प्लेन बनाया आपने उसके पैरेलल स्लाइस नहीं काम करेगा। अब लॉजिक समझ आया? ओके, इसको साइड में करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हेलिक्स। अब हेलिक्स मतलब जैसे आपको कोई भी स्प्रिंग बनाना है, दैट इज़ हेलिक्स, जिसकी नंबर ऑफ रोटेशंस आप बताएंगे कितने चाहिए, और बीच का टोटल हाइट आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न आप बता सकते हैं कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और आप दिखाई, जैसे यहाँ देखो आप, बेस का एंड टॉप का रेडियस, क्योंकि देखो हेलिक्स बेसिकली कांस्टेंट रेडियस भी हो सकती है नीचे से ऊपर तक, और हेलिक्स की रेडियस ऐसे भी हो सकती है नीचे से कम ऊपर से ज़्यादा, या उसका रिवर्स, ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा, कैसा भी हो सकता है। इसलिए वो दोनों रेडियस आपसे अलग अलग पूछता है, बेस सर्कल का रेडियस एंड टॉप सर्कल का रेडियस। टी एंटर करके आपको बताना होता है नंबर ऑफ टर्न कितना है, फिर आप टोटल हाइट बताते हैं, उसका हेलिक्स क्रिएट हो जाता है। अब सपोज करो फिलहाल एग्जांपल के लिए बेस की और टॉप की दोनों की रेडियस है 50, नंबर ऑफ टर्न है 10, टोटल हाइट है 150। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना। आप ऑटोकैड पर आगे, मैं वापस से टॉप व्यू पर जाता हूँ क्योंकि बेस प्लेन मुझे टॉप ही चाहिए। टॉप के बाद जब आइसोमेट्रिक पे स्विच करेंगे तो बेस प्लेन वही रहेगा टॉप। मैंने बनाया हेलिक्स, HEL एंटर, नहीं ये हेल्प टाइप ही करना पड़ेगा आपको, हेलिक्स। बेस का सेंटर पॉइंट, अब बेस की रेडियस मुझे रखना है 50, अब टॉप की रेडियस मुझे वे भी रखना है 50। अब टी एंटर करूँगा, टर्न बताऊँगा मैं 10, और टोटल हाइट पूछ रहा है 150। Z एंटर, A एंटर, ये देखो कांस्टेंट रेडियस आए, HELIX हेलिक्स। बेस पॉइंट, बेस की रेडियस 50, टॉप की रेडियस लेट्स से 30, टी एंटर, नंबर ऑफ टर्न 10, हाइट 150। इस बार वेरिएशन आ गया। तो आपका कंट्रोल में है। सेकंड चीज़, आपने कल एक और कमांड पढ़ा था ना, स्वीप। अब फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ से एक सर्कल बना देते हैं और 3 mm रेडियस के साथ, मैंने किया स्वीप, ये क्रॉस सेक्शन है, एंटर, ये मेरा पाथ है। आ गया। सेम उसी तरह स्वीप आप यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एक पाथ है ना, पूरा पाथ एक क्लिक से सिलेक्ट हो रहा है। स्वीप, आप स्वीप से भी ये काम कर पाएंगे। इसलिए हेलिक्स क्लियर है? आपको नहीं, अनडिफाइन नहीं, ये डिफाइन हुआ है, लॉजिकली डिफाइन हुआ है। आपने टर्न बताया, नंबर ऑफ टर्न, आपने टोटल हाइट बताया 150, तो 150/10 यानी कि 15 mm का गैप आ गया। इसी तरह आप सोचो क्या रखना है, ठीक है। लास्ट इज शेल। शेल मतलब होलो करना किसी चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक बॉक्स बनाना है विदाउट कैप, उसमें कैप नहीं है, 5 साइड है, उन 5 की कुछ ना कुछ थिकनेस है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाऊंगा, फिर उससे छोटा बनाऊंगा, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाकर कहीं मिलेगा। हमें उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, L एंटर, लेंथ है लेट से 100, विड्थ है 50, हाइट है 30, ये एक बॉक्स है। अब मैं इसमें से बोल रहा हूँ ऊपर वाला फेस रिमूव करो, और जो बाकी 5 फेस बचेंगे उनका जो थिकनेस होगा दैट विल बी लेट से 5 mm। बाकी मटेरियल इसमें से खाली हो जाए। शेल कमांड सॉलिड एडिट कमांड का एक सब कमांड होता है, यानी कि सॉलिड एडिट कमांड के अंदर ही आता है, उसी का एक पार्ट होता है।
आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड एडिट पूरा टाइप करना पड़ेगा आपको। उसके अंदर आपको मिलेगा बॉडी यानी कि बी एंटर, उसके अंदर मिलेगा आपको शेल यानी कि एस एंटर। हमें यहाँ आना है। अब आप अपने सॉलिड को सेलेक्ट करें। जनरली हर कमांड में हम ये पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और एंटर। यहाँ ऐसा नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये बताना है कौन से फेस को रिमूव करना है। लेट्स से आपने बोला मुझे टॉप फेस रिमूव करना है, आप वहाँ जाकर के क्लिक करो। तो आपने सेलेक्ट तो किया था, ये फेस ही सेलेक्ट हो गए, वो करने नहीं थे। दोबारा करते हैं, सॉलिड एडिट एंटर, बी एंटर, एस एंटर। सॉलिड को सेलेक्ट किया, फिर मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, ये रिमूव करना है मुझे, एंटर किया। अब ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि इसको रिमूव करने के बाद ये जो 5 साइड हैं उनकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना, दैट विल बी 5 mm। ये आ गया आपका ओपन बॉक्स, होलो कर दिया। अदरवाइज एक बॉक्स दूसरा बॉक्स, उसको उसके सेंटर पे प्लेस करना टॉप फेस के, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो काफ़ी कुछ दिमाग लगाना पड़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, ये साइड से देख लो, PL एंटर, यहाँ से नीचे 120 100 ये एक पॉलीलाइन है, ये एक पॉलीलाइन है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉलीलाइन को एक्सट्रूड करना है। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए और इसे एक्सट्रूड कर दिया। लेट से आपने 50, इसे यहाँ से हटाओ, ये आपने 50 एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं इस पर शेल लगाना चाहता हूँ, SH सॉलिड एडिट, SOLID EDIT, सॉलिड एडिट एंटर, B एंटर, S एंटर। सॉलिड को सिलेक्ट करिए, उसके बाद फेस को सिलेक्ट करिए। मैंने बोला मुझे ये फेस रिमूव करना है, मुझे ये वाला फेस रिमूव करना है, ये वाला रिमूव करना है, ये सेलेक्ट नहीं हुआ। और इसे ये चारों फेस सेलेक्ट किए बस, बाकी सब। अच्छा ये भी रह गया, ये थोड़ा सा ठीक है। ये 4 फेस रिमूव करना है, चारों एडजेसेंट फेसेस हैं। सेलेक्ट किया, एंटर। अब बाकी जो बचेंगे उनकी ऑफसेट डिस्टेंस मैंने बोला 3 mm, 1 2, ये रही बात। ये आपने प्रोफाइल बनाई देखो। कुछ लॉजिक समझ आया? उसके बाद मैंने आपको कल लेक्चर में एक मटेरियल का भी ऑप्शन बताया था। अब फॉर एन एग्जांपल आपने कोई एक ब्लॉक यूज़ किया, ये एक ब्लॉक बनाया, और आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को आपने कोई मटेरियल दिया, वो मटेरियल दिखता है रियलिस्टिक के अंदर ये। अब आप ये चाहते हैं इसकी एक इमेज थोड़ा निकाल करके, बड़ा करके, वो आप क्या करें, उसको शेयर करें, देखना चाहते हैं आप, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर रेंडर निकालना है, तो रेंडर की सेटिंग्स होती हैं ऊपर की तरफ। आप ऊपर की तरफ आएंगे, विजुअलाइज टैब है, विजुअलाइज टैब पर जाएंगे, यहाँ एंड में देखो, यहाँ एक टैब होता है रेंडर। इस रेंडर टैब में यहाँ रेंडर की साइजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना हाई साइज लेंगे उतना ज़्यादा टाइम भी लगेगा रेंडर होने में, ये भी माइंड में सेट रखिएगा। सेकंड चीज़, यहाँ से आप क्वालिटी को देख सकते हैं, और जब आपको रेंडर निकालना हो RR एंटर।
अभी अगर आप ध्यान देंगे शेडोज़ भी आ रही हैं, बन रही हैं। अगर शेडो बन रही है तो कहीं ना कहीं लाइट होगी, बट लाइट कम है, थोड़ा डार्कनेस आ रहा है। अगर आपको वो सब सेटिंग भी करनी है तो आप कुछ और ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ है रेंडर एनवायरनमेंट एंड एक्सपोजर, आप यहाँ क्लिक करें। एनवायरनमेंट अभी ऑफ है, आपने उसे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ एक रोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ एक्सपोजर का ऑप्शन है। अभी एनवायरनमेंट जस्ट ऑन किया आपने। अगर आप डबल R एंटर करते हैं, अब आप चेक करो, एनवायरनमेंट का इफेक्ट आना शुरू हो गया ना, लेकिन शेडो तो अभी भी है। चलो, आपने इसे स्टॉप किया, एनवायरनमेंट बंद किया। यहाँ एक ऑप्शन है नो शेडोज़, ग्राउंड शेडोज़, फुल शेडोज़। शेडोज़ तो बंद है, तो वो केवल और केवल लाइट का इफेक्ट आ रहा है, शेडो नहीं बन रही है। क्योंकि एनवायरनमेंट ऑन होने के बाद हमें कोई डार्क शेडो नहीं दिख रही ना, जैसे पहले दिख रही थी। वो केवल लाइट का इफेक्ट है। इस साइड लाइट ज़्यादा पड़ रही है इसलिए वो ब्राइट दिख रहा है। कांस्टेंट तो आ नहीं सकता, अदरवाइज़ तो फिर एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप रेंडर निकाल सकते हैं। रेंडर की क्वालिटी जितनी ज़्यादा एनहांस करके निकालेंगे उतना ज़्यादा वो पिक्सलेट बनेगा, यानी कि इमेज उतनी ज़्यादा रिच होगी। लेकिन ध्यान रखना टाइम भी उतना ही ज़्यादा लेगा, ठीक है। और विदाउट ग्राफिक्स तो ट्राई ही मत करना अच्छे रेंडर्स। ऑटोकैड रेंडर, अब जैसे मान लीजिए क्लाइंट के लिए आपने कोई बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाया, अब उसको क्लाइंट को देखना है घर बनने से पहले कैसा लगेगा, तो वो क्या करेगा, बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाओगे आप, वॉल पर उसका पेंट अप्लाई करोगे, अंदर जो भी फर्नीचर है, डोर है, उनको आप मटेरियल प्रोवाइड करोगे, तब उसका एक रेंडर निकालोगे, तो क्लाइंट को समझ आएगा अच्छा बनने के बाद ऐसा कुछ लुक एंड फील आएगा। तो यानी कि किसी भी चीज़ को लुक एंड फील करना है आपको, तो आप पहले ही उसका क्या कर सकते हैं, रेंडर निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर। इस पर्पज़ के लिए आप रेंडरिंग यूज़ करते हैं। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था कि इंडस्ट्रियल टर्म्स में आप जब बात कर रहे होंगे तो ऑटोकैड 3D यूज़ ही नहीं होगा। इन सब काम के लिए आप यूज़ करेंगे रेविट। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे तो उसके लिए टूल्स होंगे 3ds Max, गूगल स्केचअप, वो सब टूल्स होंगे बेसिकली स्केचअप। अगर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बिम में जाना है आपको तो उसके लिए रेविट प्रोडक्ट होगा। यही तो प्रोडक्ट हैं सबसे बेटर। तो रेंडर है जब 100% हो जाएगा तो देखो थोड़ी थोड़ी एनहांस होती जाएगी क्वालिटी, फिर डिपेंड करेगा आपने किस क्वालिटी में निकाला। अगर आप ये इमेज को सेव भी करना चाहते हैं कंप्लीट होने के बाद तो ये सेव एज का ऑप्शन है, क्लिक करिए, लोकेशन बताइए, नाम दीजिए और सेव कर दीजिए। वो रेंडर क्या होगा, सेव हो जाएगा, जिसको आप फ्यूचर प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। फिलहाल मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा। एक ऑप्शन यहाँ होता है रेंडर इन क्लाउड, उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास स्टूडेंट लाइसेंस भी है तो आप रेंडर इन क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। रेंडर इन क्लाउड में ये होता है कि अगर आपके पास सिस्टम लाइट है आपका सिस्टम, तो आप ऑटोडेस्क का क्लाउड सर्वर यूज़ कर सकते हो, वो उससे रेंडर निकाल के बैकएंड पर आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। ओके। उसके बाद माइंड में ये भी आ सकता है सर क्या जैसे लाइट की कमी है तो क्या हम लाइट भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे ऊपर देखो आप, यहीं पे लाइट्स के ऑप्शंस हैं, तो कोई भी एक लाइट में प्लेस कर देता हूँ फिलहाल। जब आप लाइट प्लेस करने के लिए जाओगे ये बोलेगा कि एक काम करो, आप डिफ़ॉल्ट लाइटिंग ऑफ कर दो, यानी कि सनलाइट ऑफ करो, तभी तो आपको आर्टिफिशियल लाइट का इफेक्ट दिखेगा। हमने बोला ठीक है यार, आप डिफ़ॉल्ट लाइट ऑफ कर दो। अब ये आर्टिफिशियल लाइट है, मैंने एक आर्टिफिशियल लाइट मान लीजिए यहाँ पर प्लेस की, ठीक है। टारगेट लोकेशन पूछ रहा है, मैंने टारगेट लोकेशन कुछ यही रखा है एज इट इज़। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इंटेंसिटी वगैरह, मैंने एज इट इज़ एग्जिट कर दिया बस। देखो अगर आप रेंडर निकालने की कोशिश करोगे, अब वो लाइट इतनी ज़्यादा पास है कि देखो इस पर कितना इफेक्ट आ रहा है, लाइट का आ रहा है ना, ग्लो कर रहा है क्योंकि मटेरियल शाइनिंग है। मैंने रेंडर को कैंसिल किया, इस लाइट को सेलेक्ट किया,
इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं खुल रही है। चलो जी, अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस पे कर दूं जिससे उसका इफेक्ट जितना आ रहा है उतना ना आए, अब उतना इफेक्ट नहीं आया ना जितना पहले आ रहा था। तो मल्टीपल लाइट्स लगा सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को कम भी यूज़ कर सकते हैं। आपने लाइट एज इट इज़ लगा दी थी, अगर मैं कोई दूसरी लाइट यूज़ करूँगा सेम लोकेशन पर, मान लीजिए यहीं पर मैं यूज़ करूँगा, पहले वाली लाइट को मैं हटा दूँ पहले, और दूसरी लाइट को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इंटेंसिटी फैक्टर 1 था, इस बार मैंने कर दिया 0.5, ठीक है जी, 0.5 इंटेंसिटी फैक्टर किया। अब क्या कोई ख़ास फ़र्क दिख रहा है? बहुत कम हो गया। तो इंटेंसिटी फैक्टर का सारा रोल है, आप कितना कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इंटेंसिटी कम कर सकते हो, उसका इफेक्ट दिख जाएगा आपको लाइट का। ये सब प्रोसेस होता है बेसिकली रेंडरिंग के लिए। प्रोडक्ट मॉडल कैसा भी हो, आप लाइट लगाएंगे तो आप लाइट का इफेक्ट देख पाएंगे। ठीक है, वापस रेंडर में जाते हैं, रेंडर एनवायरनमेंट्स में जाते हैं। रेंडर एनवायरनमेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ एनवायरनमेंट को। आप लॉजिक समझ गए बेसिकली क्या है। फिर आपके पास टॉपिक है मोशन पाथ एनिमेशन। ये तो रेंडर की बात थी, डबल आर रेंडर। मोशन पाथ एनिमेशन, इसमें भी एनी पाथ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ANI लिख दो बस, काम हो जाएगा आपका। है क्या ये समझते हैं। अभी जब आप रेंडर निकाल रहे हो तो आपको पहले इसकी एंगल फिक्स करना पड़ रहा है ना। इस एंगल पर सेट किया डबल आर रेंडर, तब उसी एंगल का रेंडर निकल रहा है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको रेंडर नहीं, आपको एक वीडियो चाहिए बनानी है, एनिमेशन कोई क्रिएट करना है, तो मल्टीपल फ़ोटोज़ को यानी कि मल्टीपल फ्रेम्स को कंबाइन करके ही तो वीडियो बनता है। तो आपको इसको इसके लिए फ्रेम्स निकालने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से टॉप व्यू पर आता हूँ और मैंने इसका रेफरेंस लेकर यहाँ एक सर्कल बनाया। ये दो सर्किल्स हैं, मैंने इस वाले सर्किल को थोड़ा सा ऊपर मूव किया और इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। इस सर्किल को थोड़ा सा ऊपर मूव किया, ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ बनाया। दो सर्किल्स हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किया ANI एंटर, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, मोशन पाथ एनिमेशन। कैमरे को लिंक करना है, मैंने बोला कैमरा मेरा लिंक है इस पाथ पर। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, लिंक टारगेट, टारगेट है मेरा ये वाला पाथ। ओके, दोनों फिक्स हो गए। ड्यूरेशन में ले लेता हूँ मान लो 10 सेकेंड्स, इसे ले लेता हूँ कंसेप्चुअल तो हल्का हो जाएगा, रियलिस्टिक में जैसा दिख रहा है। रिजोल्यूशंस यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ कैमरा घूम रहा है, कैमरा जहाँ जहाँ घूम रहा है वही चीज़ आपको क्या दिख रही है, वीडियो में दिख रही है। कैमरा थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। चलो, यानी कि एंटर, ये पाथ थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और बाहर जाएगा। ANI एंटर, कैमरा इस पाथ पर है, टारगेट ये वाला पाथ है। 10 सेकेंड्स, यहाँ से रियलिस्टिक कर दो, यहाँ से थोड़ा पिक्सलेट कर दो। अब नीचे ज़्यादा दिखने लगा तो अब एक काम करो, इस वाले को भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो। अब चेक करो, तो ये हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल शॉट में एक बार आप बना दोगे तो वो फिक्स हो जाएगा, बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ऐसा नहीं हो सकता।
थोड़ा सा और मार्जिन है, तो आप टारगेट को थोड़ा सा और ऊपर कर दोगे, उससे आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। अब यही वीडियो है जो आपने बनाई है, इसे आपको एक्सपोर्ट करना है तो ओके कर दो। अभी तक तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा था, जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये पूछता है कहाँ सेव करना है, V11 सेव। अब ये क्या करेगा, हर एक फ्रेम को कैप्चर करेगा, उस फ्रेम सारे फ्रेम्स को आपस में मर्ज करेगा, तो जो यहाँ प्ले हो रही थी वीडियो उसको एक्सपोर्ट करके डेस्कटॉप पे सेव कर देगा। इससे क्या होगा, आप एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। किसको? हाँ हाँ, जो भी जैसी भी रिक्वायरमेंट है कहीं भी बनाइए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है एक पाथ चाहिए, उसको एक टारगेट के लिए चाहिए, ये दो चीज़ उसे डिफाइन करनी है। उसको कोई मतलब नहीं आप कौन से व्यू में बना रहे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो आपको देना पड़ेगा बस। ये हम मिनिमाइज करते हैं, ये आ गया जी वीडियो। तो मटेरियल के इफ़ेक्ट के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डाटा को, तो ये ज़्यादा बेहतर है क्लाइंट की सेंस में, उसको समझाने के लिए। आपको इस काम के लिए आप रेंडरिंग को यूज़ करते हो या एनिमेशन को यूज़ करते हो। अच्छा, जो मैंने कल आपको एक प्लान का कंसेप्ट बताया था उसको ट्राई किया किसी ने? हाँ जी, कब तक होगा ट्राई? जी ये सबके लिए है बेसिकली बात। सर करे थे, ट्राई करे थे, फोन वगैरह बनाए थे, सिलेंडर वगैरह उस पे। अच्छा, वो तो परसों का टॉपिक था, कल वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं। सर कल वाला टॉपिक आज कवर कर देंगे, तब लैपटॉप नहीं था ना, चला गया लैपटॉप बाइक पर था। सो देखो, सिलेबस पार्ट ख़त्म हो गया, मुझे आपको एक लेक्चर और लेना है लास्ट। आपके डाउट्स होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होंगे तो मैं एक बिल्डिंग कंप्लीट कंस्ट्रक्शन उसका मॉडलिंग करके आपको दिखा दूंगा, उसी का रेंडर निकाल देंगे, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। उसमें जितने टूल्स यूज़ होने होंगे वो सारे यूज़ हो जाएंगे। ठीक है जी। सर कल वाली वीडियो सर यूट्यूब पे डाल दी? हाँ बेटे, वीडियो नहीं डाल पाया था मैं, बात आपकी सही है। आज और कल ये दोनों वीडियो को मैं